जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला में। आज हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला दूसरी होने जा रही है। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला को। इस श्रृंखला में आज आपका अगला प्रश्न संख्या 16 होने जा रहा है। इसके पहले वीडियो में हम 15 तक अध्ययन कर चुके हैं। तो 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो सबसे पहले परिवर्तन को ही समझते हैं। तो परिवर्तन आपका दो प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो कोई वस्तु, कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष तरह की इनमें क्षमता होगी कि अपनी पुनर्अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिस अवस्था से ये परिवर्तित हुए हैं उसी मूल अवस्था में आ सकते हैं। उस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई वस्तु एक बार परिवर्तित हो गई, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गई, तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था, पुनर्अवस्था को प्राप्त नहीं करती है। अर्थात कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी या तीसरी से चौथी कह दें, परिवर्तित हो जाए अवस्था, लेकिन अपनी मूल अवस्था को कभी प्राप्त ना करे, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसके लिए उदाहरण आपका यही वाला सेट बैठेगा, बर्फ का पानी बनना। जैसे बर्फ है, मान लीजिए फ्रिज में है, तो वह बर्फ ही रहा। अगर हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं वातावरण में, तो वो धीरे धीरे गल करके पानी बन जाता है। और फिर इसी पानी को पुनः अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वह फिर बर्फ बन जाता है। तो इस तरह से बर्फ का पानी बनना किस तरह का परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा दूध से दही, दूध से दही, दही से मट्ठा, जो भी आगे परिवर्तित होता जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला में। अगला प्रश्न संख्या 17 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, गैस के कणों की गति। प्रश्न क्या कह रहा है, गैस के कणों की गति कैसी होती है, धीमी होती है, मध्यम होती है, बहुत तेज होती है, नहीं होती है। तो हमने आपको बताया था जो गैस होती हैं, जो गैसें होती हैं, उनके कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, शून्य होता है, ना के बराबर होता है, जिस कारण वह स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अगर आकर्षण बल नहीं है, नगण्य है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गति करते हैं। अर्थात धीमी गति, मध्यम गति, बहुत तेज नहीं होती है में से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बहुत तेज गति करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस में कण स्थिर रहते हैं, कंपन करते हैं, उड़ते हैं, बहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन, ठोस के कण ना तो उड़ते हैं ना तो बहते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इन दोनों में क्या हम टिक करें, यह विषय बनता है। तो आपने ठोस पदार्थ देखा होगा। ठोस पदार्थ आप जैसे लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, या इसके अलावा भी लें, तो आप महसूस करेंगे अगर हम कोई बाह्य बल न लगाएं तो वो स्थिर रहेंगे। अधिकतर बच्चे इसी को टिक करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे, अगर कोई हम बाह्य बल ना लगाएं फिर भी
इसके साथ अगर हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं, अगर हम ठोस के कणों की व्यवस्था देखें तो एक नियमित व्यवस्था होती है, एक क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन क्रिस्टल जब बनाते हैं उसके बावजूद भी इनमें कुछ अंतराकाश स्थान रह जाता है, कुछ अंतराकाशी रिक्तियां रह जाती हैं। एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के बावजूद भी कणों के बीच कुछ स्थान रह जाता है जिसको अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इस स्थान के कारण हल्का सा गति संभव होती है जिसको हम कंपन की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी, कंपन करते हैं, सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं इसी क्रम में। द्रव के कण क्या कह रहा है? द्रव के कण स्थिर स्वतंत्र रूप से बहते हैं, उड़ते हैं, नहीं होते हैं। पहला कह रहा है द्रव के कण स्थिर होते हैं, नहीं, स्थिर नहीं होते हैं। कैसे हम इसको कहेंगे, प्रूफ करेंगे? तो जो द्रव होता है उसके जो कण होते हैं अवयवी कण होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो मध्यम होता है, ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो बिल्कुल कम होता है, मीडियम में होता है। इसके कारण मीडियम में होने, अगर बहुत ज़्यादा होता तो स्थिर रहते, मीडियम में होने के कारण, और एक चीज़ और ध्यान देंगे, स्थिर तो नहीं होंगे और बहुत कम नहीं है, आकर्षण बल कम भी नहीं है, इसलिए उड़ेंगे भी नहीं। द्रव के कण नहीं होते हैं, सभी द्रव अर्थात द्रव्य का एक रूप है द्रव, तो सभी द्रव्य किससे बने हैं? कण से बने होते हैं। द्रव के कण नहीं होते हैं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका बच रहा है कौन सा? स्वतंत्र रूप से बहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो। हाँ, अगला प्रश्न संख्या 20। पानी की 3 अवस्थाएं, जो ये पानी है, पानी वातावरण में पदार्थ की किस अवस्था के रूप में होता है? तो उत्तर आएगा द्रव। तो पानी की एक अवस्था तो आपको मिल गई, पानी की कितनी अवस्थाएं बतानी है? 3 अवस्थाएं बतानी है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? ठोस, द्रव, गैस। पानी तो कह ही दिया, अब इसकी 3 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताना है। पानी ठोस अवस्था में होगा तो क्या कहा जाएगा? बर्फ। अगर पानी गैस अवस्था में होगा तो क्या कहा जाएगा? वाष्प, या इसी को भाप भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है, अब ध्यान देते हैं, ये तीनों किस ऑप्शन में मौजूद हैं, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ, पानी, भाप। आप देख ही रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर निसंदेह ए सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। गैस को दबाने पर गैस को दबाने पर फैलती है, सिकुड़ती है, बदलती है, गायब हो जाती है। अगर हम गैस को दबाते हैं, अर्थात कोई गैस है, उसकी ये परिसीमा है, उसकी ये बाउंड्री है। अगर इसको दबाते हैं, अर्थात इस बाउंड्री पर, इस सीमा पर दाब डालते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल होंगे ये पास पास आएंगे। अगर पास पास आते हैं तो हम क्या संज्ञा दे सकते हैं कि गैसें सिकुड़ रही है, फैल नहीं रही हैं, वो अपना रूप भी नहीं बदल रही हैं, पात्र से गायब भी नहीं हो रही हैं, क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न, इसके लिए देखते हैं आगे। गैस की संपीड्यता। अब संपीड्यता को हम क्या कह सकते हैं कि खिंचाव का गुण। जैसे एक स्प्रिंग लीजिए, खींचिए तो वो खिंचती चली जाती है, उसी को हम संपीड्यता का उदाहरण दे सकते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ है, कोई ये मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसका ये सिरा ए है और ये बी है, दोनों सिरों को पकड़ करके हम खींचते हैं तो क्या वह स्प्रिंग जैसा फैलेगी? तो उत्तर होगा वास्तविक ठोस है तो नहीं। तो संपीड्यता बहुत ही कम होती है। तो अधिक, कम, बहुत अधिक, लगभग नहीं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि संपीड्यता बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संपीड्यता लगभग नहीं देखने को मिलती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गैस की संपीड्यता होती है। तो गैस की संपीड्यता के लिए हम क्या कह सकते हैं? अगर हम किसी गैस को लेते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई परिसीमा, कोई पात्र है, इसमें हम गैस को रखे हुए हैं। अगर इस पात्र की सतह को हम हटा दें तो ये फ्री हो जाएंगे, इन पर कोई दाब नहीं रह जाएगा। तो इस दशा में क्या होंगे कि गैस के जो कण होंगे वो फैलने लगेंगे। अब वो उड़कर कहाँ तक जा सकते हैं, कोई इसका वजूद नहीं है। तो गैस की संपीड्यता बहुत ही ज़्यादा मानी जा सकती है, जैसा कि ऑप्शन है अधिक, कम, नहीं, मध्यम। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव का आकार। द्रव का आकार, द्रव का उदाहरण मान लीजिए पानी, पेट्रोल, डीजल या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने वाला तेल। ये सब आप जिसमें रखते हैं उसके आकार के हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे पढ़ते हैं। आकार निश्चित होता है? नहीं। पात्र के अनुसार? सही बात। हमने कहा कि इन सब चीज़ों को जिसमें हम रखते हैं उसी के जैसे आकार ले लेते हैं। तो द्रव का आकार किस पर निर्भर करता है? पात्र पर निर्भर करता है। तो पात्र के अनुसार अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण शब्द से तात्पर्य है वाष्प का बनना। जैसे मान लीजिए आपके पास जल है, कोई ऐसा तापमान जिस पर वह वाष्प में बदलने लगे, यानी वाष्प में बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि इस पदार्थ का वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है। अगर किसी विशेष पदार्थ की चर्चा किया होता तब हम कहते कि इस पदार्थ का वाष्पीकरण इस तापमान पर होता है। केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी तापमान पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर पदार्थ का वाष्प बनना अलग अलग ताप पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी तापमान पर। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एज ए फैक्ट याद रखिएगा, जब कभी भी वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। पसीना आने से शरीर ठंडा क्यों होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पीछे के अनुसार वाष्पीकरण से। जब आपके शरीर में उपस्थित जो द्रव होता है वो वाष्प बन के निकलता है,
तब आपके शरीर में पसीना होता है और शरीर ठंडा महसूस करती है। तो उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण से। आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है किससे? ताप बढ़ाने से, सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से, हवा की गति बढ़ाने से, सभी से। तो याद रखेंगे वाष्प का बनना निर्भर किस पर करता है? तो याद रखेंगे ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है किससे? ताप बढ़ाने से। आगे चलते हैं। पानी का क्वथनांक कितने टेम्परेचर पर पानी बॉयल होने लगता है? तो निसंदेह आप कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होने लगता है। तो ऑप्शन आपका ध्यान देंगे सी सही हो जाएगा। तो यह था प्रैक्टिस सेशन आपका दूसरा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगा उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।